सबसे पहले जॉन आपसे ही बात का आगाज करती हूँ। अभी सूरत हाल क्या है? सुबह से लेकर अब तक जो अटैक्स हुए अमेरिका और इसराइल की जानिब से, उसके बाद से अभी मुल्क में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? क्या पैनिक की सूरत हाल है या नॉर्मल चीजें अभी चल रही हैं? देखिए, पैनिक की सूरत हाल नहीं है चीजें, लेकिन नॉर्मली भी नहीं चल रही हैं। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली कंसर्न जरूर है लोगों को, क्योंकि एक जंग है। बहरहाल जो लोग तेहरान में हैं, जो तेहरान के अपने हैं, उनका कोई मसला नहीं है। जो लोग बहरहाल तेहरान से बाहर आए हैं, तेहरान में रह रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि वो वापस चले जाएं अपने शहरों में, क्योंकि ये ईरान जो है इसको एज अ लॉन्ग टर्म वॉर जो है वो देख रहा है, और फुल फुल स्केल वॉर देख रहा है। जो हमले हुए आयतुल्ला खामनेई के घर पर जो हमला किया, साथ ही साथ प्रेसिडेंट के घर पे जो हमला किया, और डिफरेंट मुकामात पे ऑफिशियल को टारगेट किया और मिलिट्री पर्सनल को भी टारगेट किया, उसके हवाले से ईरान ने बहुत सख्ती से, स्पेशली जो मिडल ईस्टर्न ममालिक से, जो जिन्होंने वादा किया था कि हमारी जमीन, एयर स्पेस, नेवल रिसोर्सेज यूज नहीं होंगी, बहुत ज्यादा अफसोस के साथ अमेरिका की निगोशिएशन से इतना इनको तवक्को नहीं थी। कि वो तो जाहिर उनको पता था कि टॉक्स चल रही है लेकिन अटैक हो सकता है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्री से नाराजगी बहुत ज्यादा है कि वहां से जो है वो रिकॉनेसेंस और जितना भी मिलिट्री एसेट बिल्डअप हुआ, और एयरक्राफ्ट कैरियर बहरहाल 2,000 किलोमीटर दूर है इस वक्त, तो वहां से नहीं बल्कि मेजोरिटी ऑफ द अटैक्स जो हुए वो इन्हीं बेसिस की सपोर्ट के थ्रू हुए। तो इस मामले को लेकर ईरान बहुत ज्यादा सीरियस है और अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर और आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर वो एक्सरसाइज करने की पूरी इंटेंशन रख रहा है और कर भी रहा है। अच्छा जॉन, इससे पहले जो इसराइल ने अटैक किया था उसके बाद से एक जहनी कैफियत होती है, आप तैयार होते हैं हर वक्त कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुसलसल धमकियां भी मिल रही थी अमेरिका की तरफ से भी, और इसराइल भी यही चाह रहा था कि अमेरिका अटैक कर दे ईरान पर। उसके बाद से अब तक लोगों का आप रवैया किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हमने इसी बीच में मुजाहिरे भी देखे हुकूमत मुखालिफ, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे ही अमेरिका या इसराइल अटैक करेगा तो मुल्क के अंदर भी जो हुकूमत मुखालिफ लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो क्या ऐसी सिचुएशन है? इंटेंट यही थी और इंटेंशन यही है। पॉइंट इज रिजीम चेंज, कोट एंड कोट रिजीम चेंज, ये तो सबको पता है, लेकिन ऑपोजिट सिचुएशन अभी हुई है। अभी अगर आप चैनल्स देखें, इसना देखें, इरना देखें, IRIB देखें, कोई भी चैनल देखें, तो मुल्क के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे डिफरेंट जगहों पे रैलीज निकल रही हैं सिस्टम की सपोर्ट में। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन यही थी अमेरिका की कि लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, जो ऑपोजिशन में हैं या जिनको सिस्टम को चेंज करना है वो बाहर निकलेंगे, लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा। उल्टा जो लोग सपोर्ट में वो ओवरवेलमिंगली अभी जो है वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे तेहरान के अंदर मैं यही चीज देखता हुआ अभी इस वक्त आ रहा हूँ। अच्छा, अभी आप जैसे बात कर रहे थे जॉन के ईरान इसको एक लॉन्ग टर्म वॉर के तौर पर देख रहा है, पहली जंग से इस जंग को किस तरह मुख्तलिफ देखा जा रहा है? देखिए, पहली जंग में सरप्राइज का एलिमेंट था, इंटेलिजेंस फेलियर्स थे, कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा पोजीशन थी इन टर्म्स ऑफ इंटरनल डिसेंट, कि वहां पे जो क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स जो लोगों ने यूज किया असैसिनेशन के लिए, और जितनी प्रिसाइज इंटेलिजेंस थी उनके पास। इस दफा हाउएवर जो जो सिनेरियो है उसके अंदर हमने सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को ही देखा, इंटरनल ड्रोन्स को यहाँ पे नहीं देखा कि कोई इंटरनली जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहा हो। उसके साथ साथ दूसरा फर्क ये है पिछली वॉर में और इस वाली वॉर में, कि पिछली दफा इसराइल सक्सेसफुल हुआ था मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करने में, लेकिन इस दफा वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ऑल्दो लॉसेस जरूर कुछ ऑफिशियल इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुए हैं ईरान ने, लेकिन पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। जॉन, आज जो एक स्कूल पर हमला भी हुआ था, वहां पर गालिबन 80 से ज्यादा शहादतें भी हुई हैं, उस हवाले से भी बताइए। ये गर्ल्स का, बच्चियों का, उनके ऊपर अटैक किया गया, और इसको बड़ा अफसोसनाक एक वाकया ये जो हुआ है, इसको एज अ सिग्नल देखा जा रहा है कि अगर ईरान सरेंडर नहीं करता तो सिविलियन एरियाज के ऊपर भी ये जो है वो मारना शुरू करेंगे और कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू करेंगे। ये एक इम्प्लाइड सिग्नल, ईरान इसको एज एन इम्प्लाइड सिग्नल ले रहा है कि बहुत ज्यादा जानें जो है वो ईरान को देनी पड़ेंगी। अवाम, मासूम लोगों को मारेगा और इसराइल अगर ईरान सबमिट नहीं करता तो इस तरीके से इसको देखा जा रहा है। यहाँ पे बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है। बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट्स उठाए हैं। अच्छा जॉन, जैसे साइबर अटैक की भी बात की है गुलाम रसूल साहब ने, और जब इसराइल अटैक किया तो ईरान पर साइबर अटैक भी किया गया। इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है हम सब जानते हैं कि उसकी जंगें ज्यादा लड़ी जाती हैं। अब जबकि सुबह साइबर अटैक हुआ, उसके बाद ईरान किस हद तक तैयार है इन तमाम चीजों को रिकवर करने के लिए या मजीद साइबर अटैक से बचने के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की जंग इस वक्त सबसे बड़ी जंग है।
इस जो साइबर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ईरान काफी आगे है रिगार्डलेस ऑफ एनी ऑफ द स्पेक्यूलेशंस। ईरान और इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया, ये दो मुल्क हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को और इसराइल को, और मुख्तलिफ जगहों पे ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया, इन लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं वेस्टर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ भी, और बहुत सारे दूसरे जिम्रों में भी उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। ईरान की फायरवॉल्स इतनी स्ट्रांग है, इतनी सफिशिएंट है कि वो सस्टेन कर सकती हैं। पिछली जंग में, 12 दिन की जंग में आपने देखा था कि साइबर अटैक्स में जरूर नुकसान हुआ था। फॉर एग्जाम्पल जो सिपा बैंक था वो, उसका डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ था, और कुछ इदारे थे जिनके ऊपर साइबर अटैक करके, फॉर एग्जाम्पल जो IRIB है ईरान का, जो ऑफिशियल स्टेट टीवी है, उसको हैक करके जो नशरियात थी उसको डाइवर्ट किया गया था। तो हो सकता है ऐसे ऐसी चीजें आपको नजर आए साइबर अटैक में, बट एट द सेम टाइम जो प्रोटोकॉल्स और सेफगार्ड्स एम्प्लॉय किए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू द साइबर स्पेस, वो इंफॉर्मेशन इस दफा ईरान ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट की हुई है। इसका मतलब ये है कि ईरान ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको साइबर स्पेस के अंदर जो है वो नहीं, उसको चढ़ाया ही नहीं है अभी तक साइबर स्पेस पे, या उसको पुट अप नहीं किया हुआ साइबर स्पेस में। तो होपफुली अगर होते भी हैं साइबर अटैक्स और ज्यादा होते हैं, और बैक एंड फोर्थ है। हमदला ग्रुप जो ईरान का है उसने भी, और कुछ साइबर फोर्स जो आर्मी है उसने भी अनाउंस कर दिया कि इसराइल के खिलाफ भी साइबर ऑपरेशंस जो है वो जारी करेंगे, और पिछली दफा भी किए थे। इसराइलियों को मैस स्केल पे मैसेजेस करना, पैनिक फैलाना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करना हो रहा था वहां पे। जॉन, क्या वाकई ईरान से मिसजजमेंट हुई है? क्योंकि जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों को लेकर लोगों में बहुत मायूसी है, नाराजगी है, लेकिन जब उन मुल्कों की तरफ से कहा गया था कि हमारी फजाई या जमीनी हदूद इस्तेमाल नहीं होंगी ईरान के खिलाफ किसी भी जंग की सूरत में, तो क्या ईरान की जानिब से जल्दी कर दी गई उन मुल्कों पर अमरीकी अड्डों पर हमले करने में? देखिए, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मोजेस गेस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया, न्यूट्रल एनालिसिस उन्होंने कहा वो दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कितना अच्छा होता अगर वो कहते हैं कि अमेरिका को चाहिए कि अपने बेसिस खत्म कर दे इस रीजन के अंदर से, या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को चाहिए, गल्फ कंट्रीज को चाहिए कि वो अमेरिका को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दें, क्योंकि वो इसराइल और अमेरिका का इंटरेस्ट लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखें, बात सारी ये OIC की, जहां तक बात आती है ना कि OIC का बोर्ड बना लें और बात कर लें और टर्की के अंदर जाके बात हो, जब JCPOA अग्रीमेंट में P5+1 UK, चाइना, जर्मनी, USA, रशिया, फ्रांस, ये मिलके जब मुआहिदा अफोर्ड नहीं करवा सकी वर्ल्ड पावर्स, तो ये दूसरी कंट्रीज क्या वर्ल्ड पावर के को मुकाबला। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के हवाले से जो जिक्र आ रहा था कि उनसे उनकी तरफ मायूसी है अवाम में, लेकिन मिडिल ईस्ट की जानिब से जब ये कहा गया कुछ मुल्कों की जानिब से कि हम अपनी फजाई हदूद या जमीनी हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे, उसके बावजूद भी ईरान ने उनके वहां पे जो फजाई अड्डे थे उन पर अटैक किया, तो इसको कहा यह जा रहा है कि ईरान ने शायद जल्दबाजी कर दी इस चीज में। देखें, जो मूवमेंट्स जो इंक्रीज हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जितना भी अर्माडा है उसके साथ जो F-35 और रिफ्यूलर्स और स्ट्रैटो टैंकर्स, जो 28 रिफ्यूलर्स तो मैंने खुद ट्रैक किए हैं, जॉर्डन के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, UAE में। तो ये जो एस्केलेशन हुई है वो तो प्राइमरीली यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्हीं मुल्कों के अंदर, जिन्होंने बयान दिया था कि हम अपने एयर स्पेस को किसी भी चीज को यूज नहीं होने देंगे, इन्हीं मुल्कों के जरिए, वो जो बेड़ी बेड़ा है वो तो 2000 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है अभी इस वक्त, वो और पीछे चला गया है। तो कंसर्न यही है ईरान की कि देखें, मजबूरियां अपनी जगह मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की, लेकिन जहां ब्रदरली रिलेशन रखना होता है, जहां भाई बनना होता है, वहां पे प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ता है। OIC की, जैसे कि आपके मोजेस गेस्ट ने बात की, OIC का कितने टाइम से फलस्तीनियों को बर्बरियत के साथ जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग करके मासूम बच्चों को कलेक्टिव पनिशमेंट के साथ मारा जा रहा है बेदर्दी से, और OIC की कंट्रीज जो है वो सेलिब्रेट करती हैं वॉर क्रिमिनल्स को, और जो है वो बुलाती हैं स्टेजेस पे, और कोई रेजोल्यूशन अभी तक वो जब गाजा का और फलस्तीन का नहीं निकाल पाए तो वो ईरान के ऊपर क्या कर लेंगे। और देखें, बात सारी ये, ईरान के लिए ये एक्सपेक्ट करना कि ईरान कुछ भी ना करे उन मुल्कों के अंदर जहां उनका दुश्मन का बेस है, उसको कुछ भी ना करे, ये अनफेयर एक्सपेक्टेशन है। अगर आप ईरान की जगह होती तो आप क्या करती हैं? आप क्या अपनी जो मिसाइलें बनाई नहीं है, क्या अपने शहरों के अंदर चलाए ईरान? तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग टू एक्सपेक्ट कि ईरान जो है वो लेजिटिमेटली अपना रिस्पॉन्स अंडर यूनाइटेड नेशंस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 51 ऑफ द चार्टर एक्सरसाइज नहीं करेगा। और इसराइल के साथ भी इन मुल्कों के, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के डायरेक्ट ताल्लुकात भी हैं और इनडायरेक्ट ताल्लुकात भी हैं, तो पूरी दुनिया को पता है। तो ईरान के हिसाब से और किसी भी इंसान के हिसाब से, मैं तो न्यूट्रल नहीं हो सकता क्योंकि ईरान में हूं, जंग मुझे भी इफेक्ट कर रही है, तो किसी भी हिसाब से ये चीज जो है वो जस्टिफाइड है।